हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है नेपाल से, जहां पर मालदीव के बाद नेपाल में सफल हुई चीन की बड़ी चाल। जी हां, पीएम प्रचंड और ओली आए एक साथ, भारत समर्थक देउबा को लगा दिया चीन ने किनारा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको इंटरनेशनल खबर बताएंगे कैसे भारत के साथ बड़ा खेला कर गया है दोस्तों चाइना। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत अब मालदीव के न्यायिक और कस्टम अधिकारियों को देगा ट्रेनिंग। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे चीन भारत के साथ कर रहा है खेला, तो भारत ने भी उसके फन कुचलने की कर दी है तैयारी। बताएंगे क्या तैयारी की गई है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगा बहुत बड़ा झटका, एक और विकेट गिरा है ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का। दोस्तों सारी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और साथ ही खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि चीन कितने भी हाथ पैर मार ले, भारत को लेकर उसका मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मालदीव के बाद नेपाल में सफल हुई चीन की चाल। पीएम प्रचंड और ओली आए एक साथ, भारत समर्थक देउबा लगे किनारे। जी हां दोस्तों, मालदीव के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम अचानक से तेजी से बदलना शुरू हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ नया गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रचंड और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस का 15 महीने पुराना गठबंधन टूट गया है। माना जा रहा है कि प्रचंड और देउबा की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में खटास के बाद यह गठबंधन टूटा है। वहीं इसमें चीनी राजदूत की भी भूमिका की चर्चा है। इससे पहले चीन ने कई बार वामपंथी एकता पर जोर दिया था ताकि एक बार फिर से इस हिमालयी राष्ट्र में उसका प्रभाव बढ़ सके। देउबा को भारत समर्थक माना जाता था और जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने नई दिल्ली के साथ रिश्ते सामान्य किए थे। तो वहीं देउबा से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थक माना जाता है। ओली ने प्रधानमंत्री रहने के दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। ओली ने चीनी राजदूत के इशारे पर नेपाल का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उन्होंने भारत के लिम्पिया, धूरा और काला पानी को नेपाल का हिस्सा करार दिया था। नेपाल में जब से चीन के नए राजदूत आए हैं, उन्होंने कई बार प्रचंड और ओली से मुलाकात की थी। सीपीएन माओवादी केंद्र के एक पार्टी के नेता के अनुसार प्रचंड के नेतृत्व वाली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस के बीच गठबंधन समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि दो शीर्ष नेताओं के बीच बढ़ते मतभेद चरम पर पहुंच गए हैं। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में केपी शर्मा ओली तो चीन समर्थक है ही दोस्तों, साथ में प्रचंड भी कहीं ना कहीं चीन की तरफ ही उनका झुकाव रहता है। लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री है तब से फिर भी थोड़े बहुत न्यूट्रल देखे गए हैं दोस्तों। लेकिन केपी शर्मा ओली और प्रचंड के एक साथ आने के बाद ये तो श्योरिटी है कि वो चीन की तरफ जरूर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि भारत इस पर क्या खेला करता है दोस्तों। क्या नेपाल को अपनी ओर खींच पाता है या नहीं, क्योंकि अकेले जब प्रचंड प्रधानमंत्री थे तो भारत कोशिश कर करके अपनी तरफ उनको रखे हुए थे। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा भारत को विदेशी कूटनीति में। और देखना यह होगा दोस्तों कि नेपाल के प्रचंड और ओली का बिहेवियर क्या रहता है। क्या भारत से ये लोग कटने की कोशिश करते हैं या फिर जुड़े रहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन जिस प्रकार से चाइना ने मालदीव के बाद नेपाल को भी अपना लिया दोस्तों, नेपाल में बड़ा खेला किया है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अपनी कूटनीति से चीन को इस चाल में भी पस्त कर देगा तो कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां मालदीव से बात करते हैं, जहां भारत अब मालदीव के न्यायिक और कस्टम अधिकारियों को देगा ट्रेनिंग। इतनी सारी बातें हो जाने के बावजूद भी दोस्तों भारत किसी से दुश्मनी नहीं रखता है। भारत हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि मालदीव के न्यायिक और कस्टम अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा अपना भारत। जी हाँ, भारत अब नई दिल्ली और माले के बीच क्षमता निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मालदीव के 50 न्यायिक अधिकारियों और 30 सीमा शुल्क अधिकारियों का प्रशिक्षण देगा। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि चौथा अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में आयोजित किया जाएगा। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि भारत मालदीव न्यायिक क्षमता निर्माण सहयोग जारी है। 50 मालदीव न्यायिक अधिकारी यानी NJAI भोपाल और मालदीव JSC के बीच हस्ताक्षरित 2020 MOU के तहत भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी भोपाल में चौथे अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहाँ हिंद प्रशांत में फुफकार रहा ड्रैगन फन कुचलने भारत के साथ आ गया जर्मनी बना। अब ये प्लान आपको बता दे, दशकों की हिचक तोड़ते हुए जर्मनी ने भारत से यारी मजबूत करने की ठानी है। हथियारों की खरीद फरोख्त हो या युद्धाभ्यास हो, भारत और जर्मनी एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे हैं। जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन के मुताबिक उनके देश की सोच में यह बदलाव यूक्रेन पर रशिया के हमले और चीन के विस्तारवादी रवैये के चलते आया है। चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों को
ताक पर रख दिया है। उसकी किलेबंदी के लिए जर्मनी ने भारत का साथ मांगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में एकरमैन ने कहा कि आवाजाही की आजादी की गारंटी के लिए हिंद प्रशांत में मजबूत उपस्थिति जरूरी है। उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में आंख दिखा रहे एक देश की गतिविधियों से जर्मनी चिंतित है। एकरमैन का इशारा चीन की ओर था। जी हां, आपको यह भी बता दें कि भारत लंबे समय से 6 एडवांस्ड स्टील्थ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने की सोच रहा है। जर्मनी और स्पेन इसमें विदेशी भागीदार होने के प्रमुख दावेदार हैं। इस दिशा में पिछले साल जून में जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की मौजूदगी में मजगांव डॉक्स और जर्मन कंपनी टीकेएमएस के बीच पनडुब्बी उत्पादन में सहयोग के लिए एक एमओयू पर साइन किए गए थे। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में चीन के फल को कुचलने के लिए हिंद प्रशांत में अपना भारत और जर्मनी एक साथ निकला। ऐसे में इंडिया को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दे, शहबाज शरीफ ने छेड़ा कश्मीर राग तो मानवाधिकार कार्यकर्ता ने दिखा दिया उनको आईना। कहा पीओके की हालत बद से बदतर है और तुम कश्मीर लेने की बात करते हो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो पीओके के निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शरीफ ने पीओके के बारे में झूठ बोला है। उन्होंने पाकिस्तानी पीएम को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि शरीफ कश्मीर के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवीय संकट है। शरीफ में इस तथ्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। आपको बता दें कि रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद शहबाज शरीफ ने कश्मीर राग आलाप दिया, जिसके बाद मानवाधिकार कार्यकर्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि पाकिस्तान वाले कश्मीर के लोग बड़े पैमाने में भूख से मर रहे हैं, चावल के लिए, आटे दाल के लिए तरस रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को हर महीने वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। पेंशन भोगी 1 साल से अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है। अस्पतालों में दवाएं नहीं है। अस्पतालों में कुत्ते काटने तक का टीका नहीं है। और शहबाज शरीफ कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत के नॉर्थ ईस्ट के ईसाई वर्कर क्यों चाहता है ताइवान, मंत्री के बयान के बाद छिड़ गई बहस। क्या है पूरा विवाद, आपको बता दें। इजराइल के बाद भारत और ताइवान ने पिछले दिनों हजारों की तादाद में कामगारों को ताइपे बुलाने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इन कामगारों में किसे पहले बुलाया जाए, इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। ताइवान की श्रम मंत्री ने कहा है कि ताइवान सबसे पहले बहुत कम संख्या में भारत के पूर्वोत्तर इलाके में ईसाई कामगारों को भर्ती करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्किन का कलर और उनके खाने की आदतें ठीक उसी तरह से हैं जैसे ताइवान के लोगों की होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत से कामगारों का पहला जत्था अगले 6 से 12 महीने में पहुंच जाएगा। ताइवानी श्रम मंत्री के इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया और विशेषज्ञों ने ताइवान की इन भेदभाव वाली नीतियों पर सवाल उठाया है और ताइवानी सरकार से सफाई देने की मांग की है। जी हां, सना हाशमी ने कहा कि इस तरह के बयान भारत ताइवान के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही भारतीयों में ताइवान के प्रति जो छवि है वो बर्बाद हो सकती है। नेक्स्ट खबर बता दें, तालिबान का पाकिस्तान को तगड़ा झटका। ईरान के चाबहार पोर्ट में $35 मिलियन निवेश का सबसे बड़ा ऐलान का सबसे बड़ा समाचार। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद अफगानिस्तान ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब तालिबान द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को झटका देते हुए ईरान के चाबहार बंदरगाह में $35 मिलियन के निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तालिबान सरकार के निवेश के इस रणनीतिक कदम में वाणिज्यिक, आवासीय और प्रशासनिक परियोजनाओं का विकास शामिल है। काबुल में ईरानी विशेष दूत हसन काजमी कोमी ने निवेश के बारे में ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने इसे पड़ोसी देशों के साथ अपने पारंपरिक संबंधों से परे अपने व्यापार और आर्थिक साझेदारी में विविधता लाने के लिए अफगान सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। नेक्स्ट खबर बता दें, जरदारी का पाकिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनना तय। 9 मार्च को संसद का संयुक्त सत्र। जी हां दोस्तों, नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक ने रविवार को पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए 9 मार्च को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है। लगभग 11 वर्षों के बाद पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का फिर से राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। रविवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक अध्यक्ष ने सुबह 10 बजे सत्र बुलाया है। जरदारी का अपने प्रतिद्वंदी जातीय पश्तून राजनीतिज्ञ महमूद खान अचकजई से मुकाबला होना है। नेक्स्ट खबर बता दें, ममता बनर्जी सरकार को झटके पर झटका। एक और सिपाही ने डाले हथियार। बीजेपी में जाने की चर्चा तेज। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी बोले तो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। अब टीएमसी से वराहनगर विधानसभा के विधायक तापस राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राय ने सोमवार को स्पीकर विमान बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोमवार को सदन से निकलने से पहले उनका पत्रकारों से सामना भी हुआ। उन्होंने पार्टी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। विधानसभा जाने के दौरान उन्होंने सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया
और वो अपनी निजी कार से विधानसभा पहुंचे। तापस ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि पार्टी में उनकी उपेक्षा, अनदेखी और अनादर किया जाता है। ऐसी खबरें हैं कि तापस राय बीजेपी में कभी भी किसी भी वक्त शामिल हो सकते हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले विधायक तापस राय ने टीएमसी छोड़ करके ममता बनर्जी के एक और विकेट को गिरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में किन किन को लगता है कि इस बार बंगाल में बदलाव होकर ही रहेगा, गुंडा राज, जंगल राज खत्म होकर ही रहेगा? तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बंगाल में आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या है जनता की राय। अब ऐसे में ये टीवी की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।